नमस्कार। तो आज मैं हाजिर हूँ अंतोन चेखव की एक और कहानी लेकर, द ग्रास हॉपर, टिड्डी। हम जानते हैं टिड्डा टिड्डी को, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से वो आते हैं, हरे हरे होते हैं और आकर के हमारे पौधों पर बैठ जाते हैं कई बारी। और जब भी टिड्डी दल आते हैं या हमारे घरों में भी आते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से एक जगह स्थिर नहीं बैठते, और अगर वो दल समेत आए तो क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कहानी है द ग्रास हॉपर, और पेंगुइन क्लासिक्स से मैं इसको पढ़ रही हूँ। और इसके जो अनुवादक हैं उनका नाम है डेविड मैगरशैक। ये इनके अनुवाद में मैंने अंग्रेजी में पढ़ी है, जिसको मैं अपनी जुबानी आप लोगों को हिंदी में सुनाऊंगी। और प्रेरणा जी, हरप्रीत जी, नमस्कार। आप लोग आए और भी लोग हैं, उनको भी सबको नमस्कार। एक बारी फिर से मैं याद दिला दूं कि आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और करवाना है भाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी ग्रास हॉपर, टिड्डी। इसका अनुवाद मैंने किया टिड्डी, ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है एक चर्च से एक दंपति शादी करके लौट रहा है। ये दंपति है हमारे, जो कि इस कहानी के नायिका तो हैं हमारी ओल्गा। दुबली पतली खूबसूरत रूसी लड़कियां वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं। 22 साल की हैं वे, और उन्होंने शादी की है दिमोव से। दिमोव डॉक्टर हैं, 31 साल के। तो चर्च से लौट रहे हैं और जब देखते हैं कि ओल्गा के पास उसके बहुत सारे दोस्त, और ख़ास तौर से रियाबोवस्की, एक आर्टिस्ट जो स्केचेस बनाता है और लैंडस्केप बनाता है, इस तरह की जो पेंटर है, वो उसके पास जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। ओल्गा अपने पति दिमोव को छोड़ करके अपने दोस्तों के पास आ जाती है, और दिमोव को भी 2-3 लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, 2-4 लोग, वो उसके साथ खड़े होकर के उनको बधाई देते हैं और ये करते हैं। रियाबोवस्की ओल्गा को देखता रह जाता है। मैंने बताया ना कि बहुत सुंदर, 22 साल की, दुबली पतली, और उसके बाल अलसी की तरह के खूबसूरत बाल उसके। और अलसी आप लोगों को पता ही है, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं। तो इस तरह के उसके बाल थे, खूबसूरत बाल। ऐसी खूबसूरत बालों वाली, जो अलसी के बालों वाली लड़की, वो अपने दोस्तों के पास आती है, और एक से एक दोस्त। रियाबोवस्की के बारे में आपने देख ही लिया। एक दोस्त उसका जो जरा मोटा तक है, वो एक्टर है, अच्छा गाता भी है। एक बहुत ही सुंदर सेलो बजाता है, वायलिन और सेलो बजाता है। और जब वायलिन बजाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सेलो जब बजाता है तो ऐसा, वायलिन परिवार का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो ऐसा लगता है जैसे कि वो रो रहा हो, कोई रो रहा है उस कमरे में जब वो बजाता है। और जो हमारा आर्टिस्ट है, जो थुलथुल आर्टिस्ट है, वो अपनी भाषण कला में इतना अच्छा है कि क्या कहें। तो तरह तरह के आर्टिस्ट, कोई मतलब कुछ बना रहा है, कोई करता है, एक उसकी ड्रेस मेकर है, कुछ एक्ट्रेसेस हैं। तो ऐसे जो बडिंग जो कलाकार हैं, जो जिनमें से कुछ अभी मतलब जल्दी ही सेलिब्रिटी हो जाएंगे, कुछ थोड़े थोड़े अब शहर में जाने लगे हैं, एक पेंटर और एक आर्टिस्ट के तौर पर। और ये सब इन लोगों के बारे में ऐसे उसके लोग हैं। और सब लोग उसे जब ले जाते हैं तो रियाबोवस्की बोलता है, कितनी खूबसूरत हो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे चेरी के पेड़ पर सफ़ेद फूल खिल गए हैं। इतना सुंदर और इतनी फ्रेश लग रही हो तुम, कितनी खूबसूरत हो। ओल्गा बहुत खुश होती है, उसको अपने दोस्त बड़े पसंद हैं। वो इन दोस्तों के साथ उसको लगता है कि वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण या तो है या हो जाएंगे, भविष्य के गर्भ में है उनका महत्वपूर्ण हो जाना, उनका सेलिब्रिटी हो जाना। लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कि देख करके, मतलब जिसको देख करके आप बोलेंगे वाह, या आप उसके आसपास होना चाहेंगे। तो हमारी ओल्गा क्या है कि वो रियाबोवस्की से स्केचिंग सीखती है। जो हमारा जो एक्टर है,
उससे वो भाषण कला सीख रही है, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख रही है। जो म्यूजिशियन है उससे वो इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रही है, तरह तरह की चीज़ें सीख रही है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ओल्गा में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है इन सब चीज़ों को सीखने की। और रैबोवस्की को तो लगता है कि हो ना हो, भविष्य में एक दिन ओल्गा खुद एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन जाएगी और लोग उसको मतलब बड़ा या प्यार करेंगे, उसको सम्मान होगा, रेड कारपेट पर चलेगी, लाइट्स और मतलब कैमरे के फोकस में होगी उसके आर्ट वर्क, और वो खुद और लोग उस पर फूल बरसाएंगे। तो ओल्गा को लगता है कि वाह, जिंदगी तो ये है। जबकि जो हमारा दीमोव है, जिसका वैसे नाम ओसिप दीमोव है, लेकिन दीमोव उसका सरनेम है, ओल्गा उसको कभी भी ओसिप नहीं बुलाती। कारण क्या है कि उसे जब भी वो ओसिप उसको याद भी आता है तो उसको गोगोल का जो इंस्पेक्टर जनरल, हम जानते हैं उस प्ले के बारे में, उसका जो कैरेक्टर है, उसका नाम है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, रूसी नाम है ना, एक सेकेंड, उसका कैरेक्टर है क्लेस्ताकोव, जो एक छोटा मोटा अफसर है, लेकिन जब उसके ट्रांसफ़र होता है लोग उसको इंस्पेक्टर जनरल मान लेते हैं। तो ये सटायर और व्यंग और कटाक्ष की ऐसी बढ़िया, और लोग मतलब गवर्नमेंट में जो करप्शन वगैरह होते हैं उस पर लिखा गया नाटक है। तो क्लेस्ताकोव का नौकर है ओसिप, बड़ा ही गंवार सा लेकिन इंटेलिजेंट, तो गमट्टा सा है वो। तो जब से ही उसको ओसिप उसको याद आता है, उसको वो नौकर याद आ जाता है, वो इसलिए वो कभी उसको ओसिप नहीं बुलाती, हरदम उसके सरनेम दीमोव से बुलाती है। और दीमोव हमारे कैसे हैं? दीमोव डॉक्टर है, अभी पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी साथ में कर रहे हैं। तो 2 जगह सुबह बेचारे काम करते हैं। एक तो 12 बजे तक वो पेशेंट्स को देखते हैं, वार्ड में जाते हैं, और 12 बजे के बाद वो एक अन्य जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो चीरफाड़ मतलब वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब इस तरह के काम करते हैं। तो अब ऐसा आदमी जो है, बताइए ज़रा, क्या माने क्या कैरेक्टर है वो, उसका कोई वो तो है नहीं, कोई जानता तो है नहीं उसको, लेकिन दीमोव है बड़ा, मतलब उसको जब लोगों ने उसको दिखा तो उसने कहा कि तुम बड़े हैरान हो रहे होगे कि मैंने इस साधारण आदमी से शादी क्यों की। ओल्गा ने कहा, लेकिन जरा उसको देखो, उसका चेहरा देखो और उसका माथा देखो, खास तौर से उसका माथा देखो कितना चमकता है। दीमोव माय लव, जरा मुंह तो इधर घुमाओ, मेरे दोस्त तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे उन्नत ललाट को देखना चाहते हैं मेरे दोस्त। तो दोस्तों ने, जैसे आर्टिस्ट लोग देखते हैं अमूमन, जो अपने आप को बहुत खास समझते हैं, देखा। तो हम देखते हैं दीमोव को, उनकी आँख, जब उन्होंने देखा तो मैंने कहा भाई मैं भी दीमोव को देख लूँ, कैसा है हमारा दीमोव। तो लंबा गोरा चिट्टा, उसका ललाट, जिसकी बात बार बार ओल्गा कर रही है कि उसका ललाट तो उसका उन्नत है ही, लेकिन उसके कंधे बड़े सुडौल और बहुत मतलब चौड़े कंधे वाला, और सीधी रीढ़ लेकर के खड़े होने वाला, लेकिन चेहरे से ही बहुत ही विनीत, बहुत मृदुल स्वभाव का। और ऐसी उसकी आंखों में देखें तो ऐसी करुणा, उसकी आंखें ऐसी करुणा से भरी हुई हैं कि जिसको भी देखे लोगों को अपना बना ले। उन्होंने देखा डॉक्टर, ये आर्टिस्ट लोग डॉक्टरों को उतना ही जानते हैं जितना कि वो बीमार पड़ने पर चले जाते हैं, उनके लिए बस उतनी ही उनकी उपयोगिता है डॉक्टरों के, बाकी तो समाज में उनका क्या काम। पड़े रहते हैं अस्पताल में, करते रहते हैं चीरफाड़, कभी मुर्दों की चीरफाड़ करते हैं जैसे हमारा ओसिप करता है, तो कभी दूसरों की चीरफाड़ करते हैं उनको ठीक करने के लिए। ऐसा ही है सब। तो दीमोव और ओल्गा की शादी हो गई है, और ओल्गा अपने दोस्तों को बताती है, पता है मैंने दीमोव से शादी क्यों की। तो सबकी आंखें आ जाती हैं, खास तौर से रैबोवस्की की, जरा से मतलब उसके साथ तृष्णा के साथ भी, कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इसने ओल्गा से शादी कर ली, उसने ओसिप से शादी कर ली। कहती है कि जब मेरे पिता बीमार थे तो दीमोव लगातार उनके पास 24 घंटे रहता था, उनकी देखभाल करता था,
इतने प्यार से उसकी देखभाल करता था। और मेरे पिता मतलब उसको इतना स्नेह से और प्यार से देखते थे कि उसके पास बैठ कर के मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। और मुझे तो क्या अच्छा लगता, दिमोव तो मेरे प्रेम में ऐसा डूब गया, सिर से पांव तक मेरे प्रेम में डूब गया। आखिर क्यों ना डूबता। ओल्गा मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट से गोया वहां पर जगमग जगमग धूप खिल गई। आखिर क्यों ना मुझसे प्यार करता। और जब एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया, उस रात को मैं आई और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। क्योंकि मुझे लगा कि क्या मेरी ज़िंदगी में पहला प्रपोज करने वाला है ऐसा एक साधारण डॉक्टर, एक आदमी जिसको मतलब 2 जगह काम करना पड़ता है अपना रोटी रोजी कमाने के लिए। और शाम को जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उसको कुल 500 रूबल मिलते हैं उसके पूरे महीने के। इतनी ही उसकी प्रैक्टिस है। जबकि हमारा ड्राइवर उसकी अभी हाल में ही एक पेंटिंग 500 रूबल में बिकी है। इसकी महीने भर में इतना काम करने पर इसकी प्रैक्टिस के इतने, और एक पेंटिंग के 500। बाप रे बाप, कितना अंतर है। लेकिन फिर भी जब उसने प्रपोज कर दिया और उसकी आंखों के उसके उन्नत ललाट को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। आखिर उसने मेरे पिता का इतना साथ दिया था। बहुत प्यारा है वो, बहुत ध्यान रखता है मेरा। शादी हो गई, लेकिन ओल्गा के अपने दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं है। वो 1 बजे के करीब तैयार वैयार होकर अपने बाल वाल बना करके वो निकलती है। तो सबसे पहले वो रैबोबस्की से मिलती है, फिर उसके बाद अपने दूसरे दोस्तों से मिलती है, एक्ट्रेस दोस्त के पास जाती है, ड्रेस मेकर से मिलती है, और अपने जो पुरानी ड्रेसेस हैं, क्योंकि अब इतना तो नहीं खरीदा जा सकता ना, इतनी कम आए हैं, तो जो पुरानी ड्रेसेस है उसमें कभी कोई फ्रिल लगवा करके, कभी कुछ लगवा करके वो नए नए डिज़ाइन बनवा लेती है और उन्हीं डिज़ाइनों को पहनती है। और उसको बताती रहते दिमोव को, दिमोव मुझे ये चाहिए, मुझे ये खरीदवा दो ना प्लीज़, ऐसा दे दो ना, मुझे ये वाली टोपी बहुत अच्छी लगी। दिमोव भी उसकी मांग पूरी करता है। दिमोव अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। और उसके बाद लास्ट में हो जाती है अपनी एक्ट्रेस दोस्त के पास। वहाँ से वो थिएटर की टिकटें लेती है, फिर थिएटर जाती है, और थिएटर में बहुत सारे लोगों से मिल करके अपना समाज से सबके से बात करते हुए अपना नाटक वाटक देख कर अपना सब कुछ देख दाख करके वो लौटती है। 1 सेकेंड आप लोग होल्ड करें, 1 सेकेंड। तो लौटती है तो वहाँ पर उसको खाना अपने मेज़ पर रखा मिलता है, और दिमोव अपनी स्टडी में कुछ काम कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, कुछ काम कर रहा होता है, या कभी कभी वो सोया भी मिलता है, सो जाता है जाकर के बेडरूम में। ओल्गा ने सारे घर के रूप सज्जा इन दिनों बदल ली है। अब जो जैसा ड्राइंग रूम था वैसा ड्राइंग रूम नहीं है। तरह तरह की पेंटिंग, उसके अपने स्केचेस, रैबोबस्की के स्केचेस, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ कलर्स, कुछ पेपर्स, तरह तरह की चीज़ें उसे भर गई है। यहाँ तक कि उनका डाइनिंग स्पेस भी उसने ऐसे डार्क उससे भर दिए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई चिमनी जा रही है ऊपर, इस तरह की चीज़ें बना दी हैं। बड़ा आर्टिस्टिक जैसा बना दिया है, और हर जगह मतलब एक बड़ा सा मतलब हो गया है, कंजेस्टेड हो गया है। लेकिन ओल्गा को अपना ऐसा ही घर पसंद है, और हमारा दिमोव कुछ नहीं कहता। वो जो भी करती रहती है, वो उसको करने देता है। अब अप्रैल का महीना आ गया, अगले ही महीने से अच्छी सी धूप खिलेगी, वसंत का सा मौसम हो जाएगा। और सभी दोस्तों ने ये बताया कि वसंत में हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। तो सच बात है कि बाहर जाना चाहिए, और कंट्री साइड में जाना चाहिए, वोल्गा के उसमें घूमना चाहिए। लेकिन भाई उसके जाने से पहले भी तो बहुत काम है यहाँ पर। तो ओल्गा हर बुधवार को अपने दोस्त को बुलाती है, हर बुधवार को, और वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उसके दोस्त आते हैं, कोई म्यूज़िक बजाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई कुछ गाना गाता है, और इस तरह से वो लोग, और फिर वो लोग
समीक्षा करते हैं। जो नई कोई भी थिएटर में कोई ड्रामा आ गया उसकी समीक्षा, कोई नई किताब आ गई है उसकी समीक्षा, कुछ फोटोग्राफी जैसी कोई चीज़ भी चलती रहती है साथ में छोटी मोटी, जैसे बहुत प्रिमिटिव किस्म की चीज़ों से, और होता रहता है ये सब। ठीक 1 बजे दिमोव, हर बारी ठीक 1 बजे बुधवार को दिमोव आता है और कहता है खाना तैयार है। सब लोग जाते हैं और जैसे ही दिमोव को देखती है ओल्गा, वो एकदम गले से लिपट जाती है। माय लवली हस्बैंड। अरे इसका माथा देखो, इसके माथे की तो बात ही कुछ और है। इसको देखो, बंगाल टाइगर की तरह दिखता है मेरा हस्बैंड। और खूब उसको चूमती है, उसको प्यार करती है। सब लोग खाना खाते हैं, खाना वो मेज़ पर लगाता है, सब उससे एक बारी हेलो करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं उसके अस्तित्व को कि दिमोव भी कोई है, और अपनी बातें करते हुए, अपने गाते बजाते शोर मचाते हुए वो लोग खाना खाते हैं और वापस चले जाते हैं और कुछ नई बातें शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद फिर सब लोग निकल जाते हैं घर से और चले जाते हैं थिएटर पे में घूमने फिरने, जगह जगह जहाँ जिसको जाना है वो सब चले जाते हैं। और ओल्गा उनके साथ चली जाती है। अपने पति को ये कहते हैं माय बंगाल टाइगर, माय लवली हस्बैंड, मेरा बहुत ही प्यारा पति है, दिमोव यू आर माय लव। तो मई में सब लोग कंट्री साइड जाते हैं, रियाबोबस्की और सब लोग कंट्री साइड जाते हैं और वहाँ पर मस्ती काटते हैं। पेंटिंग, ओल्गा ने हर चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि क्या क्या ले जाना है, कौन कौन सी पेंटिंग करनी है, कौन सी चीज़ें, कोई चीज़ छूट ना जाए। उसने इन छुट्टियों के लिए 2-3 ड्रेसेस भी बनवा ली है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई बुला ले तो कुछ क्या करेंगे, तो ड्रेसेस भी बन गई हैं उनके पास उसको, और सब कुछ पैक करके वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर दिमोव हमारा अकेला है, वो बहुत मिस करता है उसे और चिट्ठियाँ लिखता है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ ना, प्लीज़ जल्दी आ जाओ ना। ओल्गा बोलती है अभी मैं 3-4 महीने यहीं रहूँगी, अभी थोड़े ही, अभी तो वसंत शुरू हुआ, तुम आ जाओ दादा। तो वो चिट्ठी में लिखता है कि मैं कैसे आऊँ, मेरे पास इतना काम है, कैसे आऊँ बताओ तो तुम। तो इस तरह से चिट्ठी पत्री होती है और एक दिन उसको अचानक ही छुट्टी मिल जाती है और वो बहुत खुश होता है छुट्टी करके। वो कैवियर, सैल्मन और तरह तरह की चीज़ें ले करके, बहुत तरह के फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें भर करके तुरंत ही ट्रेन पकड़ता है और जहाँ कंट्री साइड में जहाँ पर ये लोग हैं क्रीमिया में, वो वहाँ पर चला जाता है। जब वहाँ पर चला जाता है तो एकदम मतलब वो बहुत भूखा है, थक भी गया है। वो जाता है कि बस मैं जाऊँगा, अपनी पत्नी को गले लगाऊंगा, खाऊंगा, पीऊँगा, वाइन पीऊँगा और आज उसके साथ मस्ती करूँगा, कल क्योंकि सुबह फिर से निकलना है मुझे। तो बहुत खुश होता हुआ अपनी पत्नी से मिलने के में उमगता हुआ हमारा दिमोव जब वहाँ पहुँचता है और उसको पता ही नहीं कि उसका कॉटेज कौन सा है, वो देखता रहता है इधर उधर। बहुत मुश्किल से वो अपने लदा फदा सामान से, वाइन इधर एक उसमें, ये सब चीज़ें लदा फदा वो चला जा रहा है और उसको अंत में अपना वो कॉटेज मिलता है। और जब पैर से दरवाज़ा ठेल के जब वो अंदर जाता है तो बड़ी अस्त व्यस्तता है, कहीं पर कागज़ पड़े हुए हैं, कुर्सी पर कुछ पड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ रखा हुआ है, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और वो किसी तरह मेज पर ऐसे से जो पेपर की गट्टियाँ पड़ी हुई हैं, खाए हुए कागज़, हाथ पोछे हुए कागज़ वहाँ पड़े हुए हैं, प्लेटें पड़ी हुई हैं, उनसे जगह बनाता हुआ उनको नीचे रखता हुआ, डॉक्टर है आखिरकार, वो नीचे रखता हुआ फिर जल्दी से एक टिश्यू निकाल करके मेज़ को थोड़ा साफ करके वो अपनी चीज़ें रख देता वहाँ पर। और जब वो आँख उठाता है चीज़ें रखने के बाद तो देखता है कि 2 लोग वहाँ मौजूद हैं। एक तो जो हमारा जो एक्टर है मोटा वाला थुलथुल, और एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी भी है। तो वो उसको देखते हैं, कौन हो तुम? डॉक्टर दिमोव। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ कोई बीमार नहीं है, जाओ तुम, कोई बीमार नहीं है। नहीं मैं सब भूल गए हैं, शादी में थे लेकिन सब भूल गए। मैं और रोज़ वेंसडेज को आते भी हैं, लेकिन फिर भी भाई आर्टिस्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उस तरह के इंटेलेक्चुअल्स, तो भूल गए हैं। तो बोलते हैं मैं ओल्गा। ओहो, ओल्गा तो अभी वोल्गा के पास है, आती ही होगी, जल्दी ही आ जाएगी, तुम बैठो, क्या तुम चाय पियोगे? तो ये पहले तो मना कर देता है कि वो चाहता है कि उसकी भूख न मर जाए चाय पीने से।
और वो सचमुच में वो अच्छी चीज़ें जो लेकर आया है, कैवियर और सैल्मन और अच्छे ब्रेड और पेस्ट्री और ये सब चीज़ें वो खाना चाहता है, बिल्कुल भूख नहीं मारना चाहता, लेकिन मुंह छुआने को कह देता है हाँ। तो एक कप चाय वो उसको ब्लैक टी उसको पकड़ा देते हैं। फिर आती है हमारी ओल्गा, उसकी पच्चाप उसको दूर से ही सुनाई पड़ जाता है, एकदम उठ जाता है और पीछे मुड़ करके मतलब इंतजार करने लगता है, दरवाजे के तरफ पढ़ने लगता है। तब तक दरवाजा खुलता है और ओल्गा उसको देखते ही खुश हो जाती है एकदम, माई लव माई हस्बैंड, तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, अरे तुम आ गए, मैं कितनी खुश हूँ, अरे बहुत ही आनंद आ गया तुम्हारे आने से, माई लव, आई वॉज जस्ट मिसिंग यू, मैं सोच ही रही थी कि काश कि तुम आ जाते, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख करके। और बताऊँ मैं तुम्हें, एक ना वो है कोरोस्लेव, आप देख रहे हैं कि कोरोस्लेव एक और भी था, एक यहाँ भी है। वो यहाँ पर एक छोटा सा एक सरकारी कर्मचारी है, गोगोल की कहानी का सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आ गया है। क्या बात है, गजब लिखते हैं हमारे अंतोन चेखव। क्योंकि आप लोगों को जो मैंने पिछली कहानी सुनाई थी, आपको पता है ना, द लेडी विद लैप डॉग, झबरे कुत्ते वाली, उस नायिका का नाम था अन्ना, और मुझे तुरंत अन्ना कैरेनिना का अन्ना याद आ गई। और यहाँ पर कोरोस्लेव जो है वो एक छोटा सा कर्मचारी है जिसकी शादी अभी कल ही होनी है, और हमारी ओल्गा के पास कोई ड्रेस नहीं है, कोई सजावट नहीं है, ना वो फूल लेकर आई है, ना कुछ लेकर आई है। कैसे होगी उसकी शादी, ना अपने क्लिप्स लेकर आई है, ना अपने सुंदर सुंदर चीज़ें लेकर आई है, क्या होगा, फ्रिल्स और सब कुछ कहाँ है, कैसे शादी में जाएगी। तुम आ गए, तुमने अच्छा किया, डिमोव, तुम अभी चले जाओ वापस, अभी अभी ट्रेन जाएगी 5 मिनट में, तुम अभी वापस चले जाओ। और प्लीज़, तुम्हें याद है ना, अलमारी खोलना, वहाँ पर मेरी पिंक ड्रेस पड़ी हुई है, उसमें फ्रिल लगे हुए हैं, बस अलमारी के सामने ही टंगी हुई है, वो एक तो ले लेना। और जब तुम बेड की साइड में देखोगे ना, तो वहाँ 2 डब्बे हैं, उनमें से नीचे वाले डब्बे में फ्रिल्स हैं, ऊपर वाले डब्बे में कैप्स वगैरह अच्छे हैं, और मेरे सुंदर जो ग्लव्स वगैरह हैं जो शादी में पहनने योग्य चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उसमें हैं। जब फूल निकालोगे तो प्लीज़ ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि फूल मतलब वो हो जाए, तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं कल जाऊँगा, कल सुबह ले आऊँगा। कल सुबह 10 बजे तो पहली गाड़ी जाएगी और 11 बजे शादी है, तुम लौट ही नहीं पाओगे, मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगा ना। नहीं नहीं, तुम अभी चले जाओ, किसी के हाथ भिजवा दो। देखो प्लीज़, वो शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ना कहा होता कि मैं आऊँगी, मैंने उसको कह दिया है ना, अब जाना भी पड़ेगा, सब वो मेरा बहुत इंतज़ार करेगा। ये सब लोग जा रहे हैं, रेवा बस्की वगैरह सब जा रहे हैं, ये सब अपनी तैयारी करके आए, ये तो पुरुष है, इनका क्या है। मैं मेरे लिए तो साज सज्जा बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे, आई एम ए न्यूली बेड, 3-4 महीने तो हुए हमारी शादी को, प्लीज़ जाओ ना, प्लीज़ माई लव, आई लव यू माई बंगाल टाइगर, प्लीज़ तुम, यू कैन जस्ट मेक इट पॉसिबल, तुम ही कर पाओगे ये। बस जा कर के वहाँ से सब चीज़ें करके किसी के हाथ भिजवा दो, आने की ज़रूरत नहीं है वापस, क्योंकि तुम्हें अब कल सुबह काम है, तुम आ भी नहीं पाओगे, किसी के हाथ भिजवा दो प्लीज़। थका मांदा निढाल पड़ा हुआ जो हमारा दिमोव है, अपनी पत्नी की ये बात सुन करके वहाँ से उठता है, जल्दी से एक छोटा सा टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा ऐसे तोड़ करके हाथ में लेता है, फटाफट 2 घूंट में चाय खत्म करता है और वापस चला जाता है। वो एक बार पीछे मुड़ करके देखता है और उसकी मुस्कुराती छवि उसकी सारी थकान दूर कर देती है। वो इतनी मुस्कुरा रही है उसको जाते देख करके कि उसकी थकान ही दूर हो जाती है। वो दौड़ता हुआ जाता है और अगले दिन ओल्गा शादी में जाती है और सब उसकी वो करते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है ओल्गा। बहुत खुश है, चिट्ठियाँ पाती है तो वो भी बोलती है कि आई मिस यू, लेकिन हमारा दिमाग बहुत व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया कि क्या कहें, वो आ नहीं पा रहा। और अब 2 महीने बीत गए हैं, ये है जुलाई। जुलाई में एक दिन शाम को हमारा रोबोबस्की और ओल्गा वोल्गा के तट पर है, और वोल्गा का पानी इतना खूबसूरत
टर्कोइज कलर का, फिरोजी रंग का वोल्गा का पानी। इतना खूबसूरत जल कभी हमारी ओल्गा ने देखा ही नहीं है। इतना सुंदर चमकदार पानी। और ये देखें हम, इस तरह का पानी देख रहे हैं आप, इस तरह का जल, टर्कोइज कलर का जल, जहाँ जो कभी कभी ज़्यादा डार्क हो जाता है, कभी हरे की तरफ पड़ जाता है, लेकिन इस रंग का पानी इतना सुंदर, ऊपर सूर्य है और खूब चमक रहा है सब कुछ। उस समय उदास बैठा हुआ हमारा रयाबवस्की बोलता है, क्या है ये जीवन, क्या था जो बीत गया और क्या आएगा, सब कुछ कितना खराब है, सब कुछ अंत हो जाएगा, तुम्हारा साथ भी खत्म हो जाएगा एक दिन, ये सब सौंदर्य खत्म हो जाएगा, ये वोल्गा का पानी भी कुछ ही दिनों बाद बड़ा अजीब सा दिखने लगेगा, फिर इस पर बर्फ जम जाएगी। कोई जिंदगी, इससे तो अच्छा आदमी मर जाए। वोल्गा उसको बोलते, तुम ऐसा ना कहो, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, लोग तुम्हारे उसका इंतजार करते हैं, तुम्हारे आर्ट का, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम प्लीज ऐसा मत कहो। बोलते नहीं, तुम नहीं जानती हो कि मुझे सब कुछ कितना खराब लगता है और मैं कितना सर से आपाद मस्तक, सर से पांव तक तुम्हारे प्रेम में डूब गया हूं, मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे मत कहो, मैं दिमोव की पत्नी हूं, ऐसी बात तुम्हें करना शोभा नहीं देती और मुझे ना सुनना भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज ऐसी बात मत करो। ओल्गा ने नाराज होते हुए कहा, तुम नहीं जानती कौन है दिमोव, एक साधारण सा आदमी जिसको एक हूर के पहलू, लंगूर के पहलू में हूर, ये बात है, एक लंगूर है जिसके पहलू में हूर आ गई है, साधारण सा आदमी है, जाने तुमने इतनी जल्दी उससे शादी क्यों कर ली। मैं तो तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दूं और अगर एक बारी तुम हां कर दो कि तुम मुझे प्यार करती हो, एक बारी तुम इसका जरा सा तुम कह दो कि तुम मुझे प्यार करती हो, तो मेरा तो जीवन ही सफल हो जाए। वो उसकी आंखों में यूं देखने लगा जैसे आंखों से ही उतर करके वो उसके दिल की गहराइयों में डूब जाएगा। इतनी स्निग्ध, इतनी इंटेंट जो निगाहें हैं जो उसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, और ऐसा लग रहा है ओल्गा को जैसे कि उसके हृदय में, दिल में सूर्य उभर रहा हो, सूर्य की ताप उसको अपने शरीर में महसूस होने लगा। उसको लगा कि हाँ, दिमोव एक साधारण आदमी, जितना मैंने उससे दिया वो उसके लिए काफी है सारी जिंदगी के लिए, उसको तो मेरा कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने उससे विवाह के लिए हाँ कर दिया। अरे दिमोव है कौन, क्या है वो, एक धूल, कहां एक धूल और कहां एक तारा। अरे ये सोचती हुई उसकी मुस्कान, उसके चेहरे पर मुस्कान फैली और एक गहरा दुख भी साथ में उसकी आंखों में आया कि आखिर उसने ये गलती क्यों कर दी, दिमोव से उसने विवाह क्यों कर दिया, इतनी जल्दी क्या थी उसको शादी करने की, अभी कुल 22 वर्ष की तो थी वो, ऐसी जल्दी भी नहीं थी। और उसने बड़े उससे उसके गले, उसको गले से लगाया रयाबवस्की को और उसके होठों को चूम लिया, और फिर उस रयाबवस्की ने उसके कान में गोया शहद घोलते हुए कहा, थैंक यू ओल्गा, आई लव यू सो मच, आई लव यू, अब मैं जी सकूंगा। थोड़ी देर बाद आवाज आई कि अरे वो तट तो आ गया, तट आ गया। तो देख, दौड़ता हुआ एक वेटर वहां से निकला, तो वोल्गा ने कहा, अरे मुझे एक वाइन दे दो। और निढाल पड़े हुए हमारे रयाबवस्की ने कहा, निढाल थक करके चूर, जिसने अपना सर उसने रेलिंग पर ऐसे टिका रखा था, उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए कहा, एक वाइन मुझे भी दे दो, मैं बहुत थक गया हूं। जुलाई के सब सौंदर्य रयाबवस्की और ओल्गा ने साथ बिताया, अगस्त का सौंदर्य भी इसी तरह से साथ बीता। वहाँ से चिट्ठी आती रही कि प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और यहाँ से चिट्ठी जाती रही, लव यू, आई लव यू,
दिमोव आई लव यू। सितंबर, बारिश, कीचड़, और कंट्री साइड का जो जिस हट में ये लोग रहते थे वहाँ पर अजीब सा गंध, कभी मक्खियाँ भिनक रही हैं, कॉकरोचेस की आवाज़ आ रही है, बदगंध आ रही है बारिश की, और सब जगह सीलन भरा हुआ सब कुछ। और उस सीलन में खिड़की के पास हमारा रियाबोवस्की खड़ा है और कर्टन के पीछे पलंग पर ये हमारी ओल्गा बैठी हुई अपने बाल, अपने अलसी जैसे सुंदर, फ्लैक्स सीड जैसे सुंदर बालों को संवार रही है। कितना गंदा मौसम है। ऐसे मौसम में कोई कैसे पेंटिंग कर सकता है? लैंडस्केप कैसे बनाया जा सकता है? इसमें तो उदास और गंदा ही लैंडस्केप बनेगा। अजीब और गरीब मौसम हो गया है ये। और अगर कोई कहे कि इसमें मैं धूप बनाऊं तो ये तो बेवकूफ़ी जैसा वो है कि मैं बेवकूफ़ी भरी मांग है कि मैं इतने गंदे गलीज से मौसम में सूर्य का प्रकाश और सुंदर वोल्गा, फिरोजी रंग की वोल्गा की तस्वीर बनाऊं। क्या ये संभव है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हमारी ओल्गा वहाँ जाती है, धीरे से उसके कंधे को छूती है और कहती है, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, तुम कल्पना से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, तुम्हारे लिए मौसम क्या, तुम तो जो चाहो गढ़ दो, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, सीधे देख देख करके तुम थोड़ी बनाओगे। तो उसको याद आता है अपनी एक पेंटिंग, हमारी ओल्गा को। और याद है तुमने मेरी एक पेंटिंग को देख करके क्या कहा था कि बादलों में, जो बादल आसमान में घिरे हुए हैं, ये डल से दिख रहे हैं, इसमें कहीं रोशनी की, सूरज की किरण भी दिखनी चाहिए थी। और लैंडस्केप कितना गंदा सा लग रहा है, थोड़ा मुड़ा सा लग रहा है लैंडस्केप। तुम इसको बेहतर कर सकती हो, तुम अच्छा कर सकती हो। तुमने मुझे याद है, तुमने मुझे तब ये बताया था। मैं आज ये कहती हूँ कि ये लैंडस्केप भले ही ऐसा हो जिसमें सूरज बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी तुम किसी बादल के पीछे सूरज को बुलाओ और बना दो और वहां से हल्की सी रोशनी दिखा दो, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसकी ये बात सुन करके, ओल्गा की ये बात सुन करके, और उसके नज़दीक जो उसकी नज़दीकी से इसको अजीब सी गिजगिजाहट सी महसूस हुई रियाबोवस्की ने। उसको ठेला, बेकार की बातें मत करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, यहाँ से एकदम चले जाओ और बिल्कुल मेरे पास मत आना। तुम मुझसे ऊब गए। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो, एक शब्द मत बोलो। एक तो तुम पास आकर के चिपक गई हो चोक की तरह और बकवास कर रही हो। तुम जस्ट गो अवे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता इस समय। जस्ट गो अवे, यू हैव ruined मी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी कल्पना खत्म हो गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जस्ट यहां से निकल जाओ तुम। ये अपने पर्दे के पीछे अपने बेड पर जाकर के आंखों में आंसू भर गए हैं और ये रोने लगती है तकिए पर सर रख करके। अब तुम रो रही हो, रोना तो मुझे चाहिए। चुप रहो, मैं रो रहा हूं, इतने परेशानी में, इतने कष्ट में, इतने उसमें हूं, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, कुछ भी मुझसे बन नहीं रहा। मैं रो रहा हूं जो तुम रो रही हो। चुप रहो, तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। और धम धम करता हुआ हमारा रियाबोवस्की वहां से निकल जाता है अपने पेंटिंग का सामान लेकर के। बाहर बारिश आ रही है, भीगता हुआ निकल जाता है। ये दौड़ती है कि प्लीज कुछ रेनकोट या कुछ ले लो, ले करके दौड़ती है, छाता, रेनकोट और उसके रबर के जूते। लेकिन वो जा चुका है और उसको धमकाता है कि तुम पास मत आना, मुझे मर जाने दो, मैं बारिश में भीग कर मर जाऊं, अच्छा बजाय इसके कि तुम मेरे पास हो। और उसी समय ओल्गा डिसाइड करती है कि अब उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो गई है, हमारी दिमोव की तबीयत खराब हो गई है। वो कह रहा है कि तुम आ जाओ। तो अपने जल्दी कहती है कि मुझे चले जाना चाहिए। शाम को जब रियाबोवस्की लौटता है तो उसको सुनाने के लिए, और इस उम्मीद में कि रियाबोवस्की बोलेगा कि नहीं रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मैं ऐसे ही नाराज़ हो गया था तुम पर, वो कहती है मैं जा रही हूँ,
रात के इतनी शाम हो गई है, जा रही हो, क्या तुम जादूगरनी हो कि ब्रूम स्टिक पर जाकर के झाड़ू के डंडे पर लटक करके चली जाओगी? या अलादीन ने कुछ भेज दिया तुम्हारे लिए, कोई कारपेट वारपेट भेज दिया कि तुम चली जाओगी? बेकार की बकवास करती रहती हो तुम, अभी निकल जाओगी। और जाना है तो जाओ, पैदल चली जाओ, तुम दिमाग खा रही हो खाम खा में मेरा। जाओ। नहीं, 10 बजे की एक वो है जहाज है, मैं उसी से निकल जाऊंगी। जाओ, बिल्कुल चली जाओ तुम। वो जल्दी जल्दी अपना सामान ठूसती है। रेवावस्की उसको भींचता है, उसके होठों को चूमता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेक पर वो उससे विदा करे, उसको चूमे और लोगों को पता चले। वैसे तो लोगों को मालूम है कि इन दोनों में क्या संबंध है, लेकिन फिर भी वो उसको दिखाना नहीं चाहता कि डेक पर वो उसके गले लगे, ये ला करके गले लग जाए और चूमे। वो उसको जा करके दूर से ही छोड़ देता और कहता जाओ, और चली जाती है। वहाँ जब आती है, 2-2.5 दिन की जर्नी है, 2.5 दिन लगते हैं वहाँ पर आने में। तो जब वो आती है, निढाल, परेशान, थकी हुई, बिना नहाई धोई, कई दिनों से गंदी, और सीलन से भरे हुए उसके कपड़े और सब अजीबोगरीब, उसके बाल गुंजालकों से भरे हुए, उलझे हुए। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने तीतर, पका हुआ रोस्टेड तीतर प्लेट में रखा हुआ है, और दिमोव फोर्क से नाइफ को शार्पन कर रहा है, ऐसे से करके खाने के लिए। जैसे ही वो उसे देखती है, वो दौड़ करके जाता है, उसको गले लगाता है। तुम आ गई, बहुत अच्छा लगा तुम आ गई, क्या हाल बना लिया है तुमने, हैं? वो एक इतने उसके मुस्कुराते, उसके इस आलिंगन में उसका मन इतना, जैसे कि एक अजीब से किस्म के उजास से भरता उसका मन। और वो कहती है कि मैं इसको सच बता देती हूँ कि मैं फेथफुल पत्नी नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ संबंध हो गया है, मैंने किसी के साथ संबंध बनाए हैं। और वो धरती पर गिर कर रख करके रोने लगती है। वो जल्दी से उठा, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। कहाँ तो कोई बताने वाली है कि मैं फेथफुल नहीं हूँ, कहाँ वो इस बात को वो करती है। बस तुम्हें देख करके मुझे रोना आ गया, तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो दिमोव, तुम कितने अच्छे हो। दिमोव के पास एक ही तीतर है जो उसने रोस्ट किया हुआ है, वो उसके सामने प्लेट रखता है। एकदम दुबली हो गई हो, कुछ खाती पीती भी नहीं, लगता है तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं, कैसी कमज़ोर हो गई हो। उफ, बैठो खाओ। वो उसके पीठ को सहलाता रहता है, उसके सर को सहलाता है, और वो सारे उसको पूरा का पूरा तीतर उसे खिला देता है, और उसके बड़े प्यार से उसको देखता है, उसको वाइन देता है, और फिर बोलता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं कुछ देख लूँगा। मुस्कुराता है और चला जाता है। ये घर आकर के बहुत खुश है, बहुत खुश है। जाती है, नहाती है, अपने अच्छे कपड़े पहनती है, अपने बिस्तरे पर सोने का जो उसको एक वो हो गया था कि हाय मैं अपने बिस्तरे पर नहीं सोई, वो कितना गंदा, और कितना कंट्री साइड का वो घर कितना गंदा था, और कितना सब पानी पानी, कीचड़ कीचड़, गंदा सा। वो अपने बेड पर आराम से सोती है, और जब सो करके तरोताज़ा होती है तो फिर वो फिर निकलती है शाम को। सबसे पहले अपनी ड्रेस मेकर के पास जाती है, कुछ नए ड्रेसेस के डिज़ाइन बताती है जो उसने कंट्री साइड में देखे हैं, और बताती है कुछ वैसा कर दो तो मज़ा ही आ जाए, कुछ आर्टिस्टिक हो जाएगा मामला। फिर वो अपने एक्ट्रेस फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि कोई नाटक का भाई कोई टिकट मिल जाए, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ। तो वो नाटक की टिकट लेती है और आती है, खूब खुश होकर के आती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं, फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, जिसमें कि बुधवार को दोस्त लोग आ रहे हैं, और फिर वही 1 बजे आकर के हमारा दिमोव कहता है कि खाना तैयार है, सब लोग खाते हैं। और एक उसकी दाढ़ी पर ये कहती है कि इसकी दाढ़ी देखो, तो
कैसी जोला जोला जैसी इसकी दाढ़ी है। तो दूसरा कहता है कि बट इट्स वेरी ऑर्डिनरी, तुम्हें जोला जैसी लगती है बिकॉज यू लव हिम, हमें तो ये किसी साधारण से मनुष्य की, किसी शॉपकीपर की दाढ़ी लग रही है। राधा ये कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डॉक्टर की भी नहीं है, शॉपकीपर की दाढ़ी है। तो वो उसको लगता है कि हाँ शायद उसको जोला, शायद ये पिछले दिनों में जो उसके मन में आ गया है कि उसने उसके साथ अब वो फेथफुल नहीं है, इसीलिए उसको लग रहा है जोला जैसी डायरी। सही कह रहे हैं, शॉपकीपर जैसी डायरी है इसकी। ठीक। तो वो बहुत लजा जाती है इस बात से और उसका चेहरा लाल हो जाता है कि वो अपने दोस्तों के सामने एकदम आंखें झुका लेती है और लज्जा से भर जाती है कि कैसे वो अपने साधारण से हस्बैंड को जोला उसकी तुलना जोला से कर रही है। ये इतना साधारण आदमी, कहाँ जोला, कहाँ साधारण। और उसके बाद फिर वो रयाबोवस्की के पास जाती है, उसके साथ चली जाती है। तो रयाबोवस्की बोलता है प्लीज़ डोंट कम मैम, आई एम वेरी बोर्ड नाउ, और मैं वैसे भी मैं एक नई पेंटिंग बना रहा हूँ, आई डोंट वांट एनी ऑफ योर इन्फ्लुएंस। बोलती है मेरे इन्फ्लुएंस, मेरे साथ रह करके ही तुमने नए पेंटिंग के नए जॉनर को सीखा है और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मतलब पेंटिंग वो कर रहे हो। उसका जो इस समय जो हमारे रयाबोवस्की ने जो नई पेंटिंग बनाई है उस पर सब लोग कह रहे हैं कि पोलोनेव की छाप है। पोलोनेव बहुत बड़े चित्रकार, उनकी छाप है और उसी जॉनरा जिसमें कि अपने जॉनरा और लैंडस्केप और बहुत सारी चीज़ें मिला करके उसने एक नई पेंटिंग बनाई है। कहती कि मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेम दिया और तुम मुझी को कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पास ना हूँ। कैसी बात करते हो, तुम तो बहुत कृतज्ञ हो भाई। लेकिन रयाबोवस्की के जो लहराते बाल हैं, कोरा और लंबा शरीर है, सुंदर टाई है, वेस्ट कोट जिसमें वो रोज़ नई टाइयाँ लगाता है, रोज़ नई चीज़ें लगाता है, वाइन जिस नज़ाकत से वो पकड़ करके पीता है, ग्लास वाइन की ग्लास पीता है और जैसी बातें करता है कि देखो आसमान में कितने जो तारे हैं, ये आसमान में एक अजीब से किस्म के चित्र बना रहे हैं। देखो वहाँ पर वो जो चित्र है वो ईगल दिखता है, वहाँ का चित्र, आहा क्या बात है। इसमें तो सीधे सीधे मुझे कितनी ग्रीक गॉडेसेस दिखाई दे रही हैं, सो ब्यूटीफुल। आसमान को देख करके भी लगता है जैसे कि वो चित्र मैं किसी दिन अपने कैनवास में बना दूंगा। क्या बात करता है। आंखें उसकी नीली हैं, उन नीली आंखों को लगता है जैसे कि समुद्र में आदमी चला जाएगा। इतना सुंदर, ऐसे सुंदर रयाबोवस्की से क्यों नहीं प्यार किया जाए, भले ही वो डांट दिखती है। हाँ, और डांटता है तो क्या है, प्यार से ही तो डांटता है ना। मुझे प्यार करता है इसीलिए डांटता है, वो चाहता है कि मैं अच्छी पेंटर बन जाऊं। तो वो जाती है वहाँ, वो करती है, उसको बुलाती है अपने घर में और जिस तरह से उससे बात करती है, जिस तरह से उसे चिपक करके बैठती है कि दिमोव को पता चल गया है कि अब गड़बड़ है, इनके संबंध कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। और ये जानते ही दिमोव का तो जैसे कि दिल टूट सा जाता है। वो अपने आप को और व्यस्त कर लेता है, वो निरंतर कुछ काम करता रहता है, देर तक वो हॉस्पिटल में रहना शुरू करता है और शाम को जब वो आता है तो अपने एक दोस्त को साथ में लेकर आता है। और दोस्त को जब वो साथ में लेकर आता है, सॉरी मैं एक चीज़ मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, शिकेलदिएव की शादी थी वहाँ पर, कोरोस्लेव की नहीं, शिकेलदिएव की शादी थी, जो एक छोटा सा मतलब कर्मचारी है। और कोरोस्लेव जो है वो इसका दोस्त है, मोटा ठिगना, उसके छोटे छोटे बाल हैं, खूंटे जैसे उसके छोटे छोटे बाल हैं, और डॉक्टर है दिमोव का दोस्त। वो कोरोस्लेव को साथ में लेकर आता है। वो दोनों साइंस के बारे में, कोई जो नया पेशेंट आया है उसके बारे में, जो नई रिसर्च चल रही है उसके बारे में,
इन्हीं सब चीज़ों की बात करते रहते हैं वो लोग। और वो अपना खाना खाते हैं, ये बैठिए इसकी तरफ ध्यान, बस ठीक है तुम खाना खा लो, ऐसा करके कुछ बात करते हैं। और ये थोड़ी देर में ऊब जाती है और वहाँ से चली जाती है अपने दोस्तों के पास। और फिर कोरोस्लोव जो इसके सामने आते ही, ओल्गा के सामने आते ही कभी अपने कोट के बटन को खोलने और बंद करने लगता है और निरंतर अपने दाढ़ी को ऐसे से नोचता है, कभी नोचता है, कभी मरोड़ता है। उसके आते ही उसकी यह हरकत शुरू हो जाती है। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि कोट के बटन खोल रहा है, कभी दाढ़ी छो रहा है, कभी अपने जो खूंटे जैसे बाल उनको ऐसे कर रहा है। तो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और कभी कभी कोरोस्लोव जो है वो पियानो भी बजाता है। वो पियानो बजाता है, दो चार को अपने धुन बजाता है, जिसको आँख मूंद करके हमारा दिमोव सुनता रहता है। कई बार उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब कोरोस्लोव हर शाम आता है, देर रात तक बैठते हैं। अब वो अपने बेडरूम में भी नहीं सोता, वहीं पर एक तिपाई सी बिछा ली है उसने अपने स्टडी में, उसी पर सो जाता है काम करते हुए। बेडरूम में भी आना उसने बंद कर दिया है। एक दिन ऐसा होता है कि एक अजीब सी स्केच बना करके, और इसी बहाने कि वो रियाबोवस्की को दिखाएगी, वो लेके 1 बजे निकलती और लेके चली जाती है इस बहाने। और वो बिना घंटी बजाए रियाबोवस्की के घर में घुसती है, बिना घंटी बजाए धीरे से अपने रबर के जूते खोलती है और अंदर जब प्रवेश करती है तो उसको अचानक ही लगता है, जब रबर के जूते खोल करके अंदर प्रवेश करने में उसके पैर के और उसके ड्रेस की जो आवाज़ होती है, कि लगता है कि जैसे कोई दौड़ा है और एक बहुत बड़ी पेंटिंग के पीछे जाके छिप गया है। हाँ तुम आई हो, क्या बात है, क्या कमाल है, तुम आ गई हो आज, बताओ कैसे आना हुआ, बड़ी खूबसूरत दिख रही हो तुम तो। रियाबोवस्की ने उसका हड़बड़ाते हुए उसका इस तरह से उसका वेलकम किया उसको और कहा कि आओ आओ, तो मैं तुम्हें चित्र दिखाने आई हूँ। चित्र का नाम सुनते रियाबोवस्की का दिमाग जैसे ना खराब हो जाता है। वो चित्र देखता है, क्या तुम बोर नहीं हो जाती एक ही तरह के चित्र बनाते हुए? कई सालों से तुम एक ही तरह के चित्र बना रही हो, हैं? क्या है तुम्हारा? छोड़ दो चित्र बनाना, तुम्हारे बूते का नहीं है कुछ भी, तुरंत छोड़ो इसको। इससे अच्छा तो तुम म्यूजिक सीख लो या कुछ और सीख लो, और चित्र तो इसको फाड़ के तुरंत फेंक दो, तुम्हारे बूते का नहीं है कुछ भी। तो वो इधर उधर आंखें वो सुन रही है, गुस्सा भी आ रहा है, आंखों में आंसू भर गए, और इधर उधर वो देख भी रही है। उसके सारे देह में मानो आंखें आ गई हैं, सारी इंद्रियों से वो देख रही है कि पीछे कौन छुपा हुआ है। ऐसे कई बार उसके साथ भी तो हुआ है, कई बार वो भी तो छुपी है उसी पेंटिंग के पीछे। क्या वो नहीं जानती कि वहां कौन छुपा हुआ है? और वो चित्र लेते हुए वो दूसरे कमरे में जाता है और कहता है कि आप, ताकि वो औरत निकल जाए पिछले दरवाजे से जो छिपी बैठी है, ले जाता है उसको दूसरे कमरे में, और देखते उसको आवाज़ आती है कपड़ों की सरसराहट, और उसको पता चल जाता है कि उसी की तरह वो पिछले दरवाजे से, स्टूडियो के पिछले दरवाजे से निकल गई है। वो बोलती है मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, चाय पी के जाना तुम। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। ठीक है, मैं चाय के लिए बोलता हूँ, तुम बैठो। तो जब वो जाता है तो पीछे से अपने जूते पहनती है, आंखों में आंसू छिपाते हुए वो वहाँ से चली जाती है, और जा करके वो पुनः अपनी ड्रेस मेकर से मिलती है, फिर एक्ट्रेस से मिलती है, और उन नए दोस्तों के बारे में सोचती है जो उसके एक हॉबी है कि जो भी नया कलाकार शहर में कहीं भी होगा, तुरंत उसका पता लगा करके वो वहाँ जाती है और पुराने दोस्तों को भूल करके उनके साथ नई दोस्ती करती है। तो सोचती है कि कोई और नया कलाकार, रियाबोवस्की के अलावा कोई और नया कलाकार, क्योंकि वो तो करती रही है, निरंतर करती रही है कि पुराने कलाकारों को भूल करके नए नए लोगों से मिलना, और नए नए लोगों से मिल करके ये उत्साह पाना कि वो बहुत कुछ कर सकती है। वो एक दिन उसके ऊपर भी फूल गिरेंगे। उसी तरह से जैसे वोल्गा के तट पर जब उसे याद आता है वोल्गा का वो यात्रा, नाव की वो यात्रा, जिसमें कि रियाबोवस्की उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। जब वो कहता है कि जीवन कुछ नहीं बचा, और उस समय उसे याद आता है कि वो सोच रही थी
कि जितनी सुंदर फिरोजी रंग है, जितना सारे धूप जिस तरह से उस पर झिलमिल झिलमिल कर रही है, ऐसे ही एक दिन उस पर फूल गिरेंगे, बरसेंगे, और वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट होगी, लोग उसका इंटरव्यू लेंगे। उसको वो दिन याद आता है। और रब का ये कहना कि हाँ हाँ ऐसा एक दिन आएगा, तुम बहुत बड़ी कलाकार बनोगे। उसको ये दिन याद आता है, मन महसूस करके रह जाती है। बड़ी मुश्किल से उस दिन का थिएटर वो देखती है और घर लौटती है। घर लौट करके वो चुपचाप बैठती है और वो बोलती है कि मैं रब का इसका बदला लूँगी। मैं बताऊंगी कि वो कितना बेवकूफ़ एक ही तरह की पेंटिंग करता है, पोलोनोव समझता अपने आप को, घटिया आदमी। मैं उसे बताऊंगी कि मेरी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। नहीं तो उसमें है क्या? बाल तो उसके झड़ रहे हैं, ऐसे से घुंघराले बना के रखता तो क्या हुआ, पुतौन भी निकलने लगी अब तो उसकी। फालतू। मैं उसको अच्छी तरह से चिट्ठी लिख करके बताऊंगी, उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी ना, सब लोगों को उसके बारे में बताऊंगी कि कितना घटिया आदमी है, औरत खोर कहीं का। प्यार तो जानता ही नहीं, एक के बाद एक नई और चाहिए इसको, बस गंदा गलीज थूकती है। फिर उसे याद आता है उसने कारपेट पर थूक दिया है, फिर जल्दी जल्दी उसको रब करती है कि धीरे से उस आवाज़ आती है, ओल्गा। हाँ क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तुम मेरे पास मत आना, मेरे सर में बहुत दर्द है। सुनो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, तुम जरा उसको बुला लो, कोरोस्लेव को बुला लो प्लीज़, उसको बुला लो, मेरे को ना अजीब सा फीलिंग हो रही है। तो बोलते अच्छा हाँ तुम नोट लिख दो। लेकिन ओल्गा नोट लिखने के बजाय अपने बेडरूम में जाती है और बोलती है कि ऐसी चिट्ठी लिखूंगी कि पढ़ते ही उसके दिल ना डूब जाए, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मैं भी ओल्गा नहीं। अब मैं बताती हूँ रॉयबवस्की को, उसने मेरा बहुत अपमान कर दिया आज उसने। फिर उसे याद आता है 2 बजे रात को, ओहो कोरोस्लेव को चिट्ठी लिखनी थी। वो जल्दी जल्दी चिट्ठी लिखती है कि इसकी तबीयत खराब है, तुम फटाफट आओ, और नौकरानी को भेजती है। और अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो घर में अनेक डॉक्टर, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोरोस्लेव बताता है कि दीमोव को डिफ्थीरिया हो गया है। तो बोलते क्या ये कोई डेंजरस बीमारी है? हाँ बहुत डेंजरस है, तुम मत जाना वहाँ पर। वो बोल रहा है ना कि तुम्हें पास में आने की ज़रूरत नहीं, तुम कमरे से अंदर मत जाना, बहुत इन्फेक्शस है, बहुत संक्रामक बीमारी है वो, और किसी को भी लग सकती है। अच्छा बहुत डेंजरस है? हाँ। डॉक्टर आते हैं, बात करते हैं, और वो उन बातों में सुनती है। कहते हैं उसकी तबीयत, उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया है, अरे उसकी तबीयत तो बहुत बिगड़ी जा रही है, सांस भी अब उसकी अजीब सी हो गई है। बाल खींचता हुआ अंदर से कोरोस्लेव आता है और कहता है इसको क्या ज़रूरत थी उस बच्चे के, डिप्थीरिया वाले उस बच्चे के बलगम को ट्यूब से सक करने की, इस तरह से अपने आप को मार देने की क्या ज़रूरत थी? और तब याद आता है इसको वो दिन जब एक दिन अचानक दोपहर में ही, जब ये तैयार हो रही है जाने के लिए और थिएटर के लिए देरी हो रही है, जल्दी निकलना है उसे थिएटर के लिए, कपड़े वपड़े कर रही है और अपने बालों को सजा रही है, तब उत्साह से भरा हुआ डिमोव वहाँ आता और कहता है, डू यू नो, तुम जानती हो आज मैंने अपनी थीसिस डिफेंड कर ली। तो सब लोग मेरी थीसिस से बहुत खुश हैं और मुझे लेक्चरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो लोग इतने खुश हैं, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। मैं इतना खुश हूँ कि मेरी थीसिस, मेरे वर्षों की साधना पूरी हुई, मेरे रिसर्च। वो चाहता है देखना कि उसके चेहरे पर कितना उत्साह है, शीशे की तरफ से देखना चाहता है, वो अपनी गर्दन क्रेन की तरफ निकाल करके देखना चाहता है अपनी पत्नी के। तो वो अपने बालों को सहलाने में लगी, सजाने में लगी हुई है, फूल वूल लगा रही है, ड्रेस तैयार कर रही है, थिएटर जाना है और लेट हो रहा है। तो मतलब थोड़ी सी बेचैनी भी है उसके शरीर में, चेहरे पर भी बेचैनी है और कोई उत्साह नहीं है, कि उसको पता ही नहीं कि थीसिस क्या होती है।
उस समय दिमोव सोचता है कि एक बारी वो खुश होकर के बोल दे कि वो यू हैव डन ए वंडरफुल थिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो इसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। जितने भी विचलन है इसके चरित्र में, इसके कुछ में जो भी करती है उस सबको माफ़ कर देगा। जितनी गंदगी से रहती है, जितना कुछ कर दिया है इसने, सबको माफ़ कर देगा। बस एक बारी कह दे कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन हमारी ओल्गा को इसके पता ही नहीं है कि थीसिस क्या है और एक डॉक्टर की थीसिस क्या होती है। उसको मालूम ही नहीं है कि पैथोलॉजी में इतनी बड़े पैथोलॉजी में लेक्चररशिप और उसके बाद प्रोफेसरशिप क्या है, उसको पता ही नहीं, उसकी परवाह ही नहीं है। वो धीरे से शर्माता हुआ और इस बात पर अपने उत्साह पर लजाता हुआ, संकोच करता हुआ म्लान मुख से बाहर चला जाता है। और ओल्गा को अभी याद आ रहा है कि थीसिस का अर्थ क्या है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसको नोबेल मिलता, इतना बड़ा आदमी जिसको सब कुछ बड़े से बड़ा पुरस्कार मिलता, जो देश और उसकी इतनी सेवा करता और इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनता, वो हमारे बीच से चला जा रहा है। किसी भी पल वो मर सकता है। उसके थीसिस में जो चीज़ थी और उसको आगे बढ़ाता तो क्या ना हो जाता, साइंस का कितना कल्याण हो जाता मनुष्य का। पैथोलॉजी में नई से नई चीज आ जाती। वो डेथ बेड पर है। ये सुनकर के उसको अचानक अजीब सी फीलिंग होती है। वो दौड़ती हुई बाहर जाती है। उससे पहली बार उसके मुंह से निकलता है ओ सिप माय लव, और उसे अपने पिताजी का कहा हुआ वाक्य याद आता है कि ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा, बहुत इसको सब लोग दुनिया में इसको लोग जानेंगे और सैकड़ों साल तक जानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़ा काम करेगा, लोग इसके नाम को जानेंगे, लोग इस पर धन फेंकेंगे, पैसा फेंकेंगे और इस पर फूलों की बरसात होगी। उसको अपने पिताजी की वो आखिरी शब्द याद आती है। उसके लोगों के आंखों से बहते हुए आंसुओं में वो फूल देख रही है जो उसके शरीर पर गिर रहे हैं, उसके मरते हुए पति के, और वो जाती है कंबल के ऊपर से उसकी छाती को छूती है जो हल्का सा गर्म है। जब उसके माथे को छूती है एकदम बर्फानी ठंडा, हाथ एकदम बर्फीला। वो देख रहा है, आंखें उसकी खुली हुई हैं, लेकिन ओल्गा को नहीं देख रहा है। एक हिचकी बस। ओसे हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, प्लीज एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं सब चीजें भूल जाऊंगी, मैं कोई आर्ट नहीं करूंगी मैं तुम्हारे साथ, हम क्रीमिया जाएंगे। ओसिप उसको पता ही नहीं कि ओसिप ना तो उसकी बात सुन रहा है ना कुछ, और वो जो हिचकियां आ रही हैं वो अंतिम हिचकियां हैं। वो बाहर आती है, बेडरूम में जाती है, और फिर क्रोस्लेव आता है। बर्बाद हो गया मेरा दोस्त, खत्म हो गया, इतना बड़ा साइंटिस्ट खत्म हो गया, चला गया। उसको क्या जरूरत पड़ी थी उस कफ को पीने, उसको निकालने की? उसने अपने आप को मार दिया, जानबूझ करके मार दिया। सारा दिन काम करता था, तुम्हारे इन ऐशो आराम के लिए ट्रांसलेशन करता रहता था ताकि उसको 2 पैसे मिल जाए, रात भर जागता था। तुम्हें मालूम है कितने दिनों से वो तुम्हारे बेडरूम में नहीं आया? तुम्हें पता है उसकी जिंदगी? उफ। दरवाजा खटखटाया जाता है। क्रोस्लेव, हाँ, नहीं रहा, खत्म, एवरीथिंग इज ओवर, और फ्रेंड इज गॉन। आंसू बह रहे हैं बड़े डॉक्टर की आंखों से। इतना संभावनाशील आदमी चला गया। क्रोस्लेव बाहर आता है। उन भिखारिनों को चर्च से बुला लो, नहला धुला करके अब उसको दफनाने का प्रबंध करते हैं। पहली बार से एक सेलिब्रिटी को खो देने के दुख से एक हमारी ओल्गा घुटनों के बल रो रही है, और ओ सिप माय लव, माय बंगाल टाइगर, इसका माथा देखो कितना सुंदर है, रो रही है ओल्गा। पहली बार
उन आंसुओं से जो ओसिप को कभी वापस नहीं लाएंगे। कभी, कितना भी बारिश हो जाए, ओसिप अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं कहेगा ओल्गा आओ बैठो।